आई होप ऑल यू आर एट होम। लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी पढ़ा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था वो था हमारे पास डेल्टा वी, या फिर सिर्फ वी अगर हम लिखें तो वी के हमारे पास दो कंपोनेंट आए थे, एक वी एक्स और एक वी वाई। इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी आई थी। इसके दो कंपोनेंट्स आए थे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा वी एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई इंटू जे कैप अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन। अगर ये x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो ए एक्स आई कैप, और ये y डायरेक्शन में है तो ए वाई जे कैप। इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और डेट। तो इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। लिमिट इसकी किसकी तरफ बढ़ रही होती है? जीरो की तरफ, डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो डीवी बाय dt, dv बाय dt। और v अगर दोनों डायरेक्शन में है तो ax इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dvx बाय dt, और ay इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dvy बाय dt। इस तरह से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम ax और ay भी फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद हमने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन अ लाइन में। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी। अगर हम देखते हैं v की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a तो ये क्या होता है? vb माइनस va। और अगर एक इसकी देखें तो ये क्या होगा? va माइनस vb। तो इस तरह से ये दोनों हमारे पास क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी जब दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हो। जब दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होंगे तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो b की a के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ a की विद रेस्पेक्ट टू b। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटीज की डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। यानी VAB का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? VBA के। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होंगे तो। इज दैट क्लियर? नाउ इसके बाद हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? तीन इक्वेशन हमने निकाली थी। लाइन के अंदर जब मोशन होता है वो तीन इक्वेशंस क्या थी? एक थी v इक्वल्स टू v नॉट प्लस v इंटू टी। अगर हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं तो क्या आएगा? vx इज इक्वल्स टू v नॉट x प्लस एक्सेलरेशन इनटू x डायरेक्शन इनटू t। ऐसे ही vy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? v नॉट y प्लस एक्सेलरेशन इनटू y डायरेक्शन इनटू t। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर इनमें हम आगे बात करें, जैसे हमें डिस्टेंस निकालना है तो पोजीशन वेक्टर हमने इनिशियली फाइनल पोजीशन वेक्टर r है, तो r माइनस r नॉट ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये किसके इक्वल होगा? v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। इसको भी हम इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है सिर्फ हमें लीनियर मोशन को। जो लीनियर मोशन था, जो एक लाइन के अंदर मोशन था, उसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से डेट क्या बोल सकते हैं हम कि जो टू डायमेंशन मोशन होता है, जो कौन सा मोशन होता है? टू डायमेंशन। वो मोशन दो वन डायमेंशन मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। वो क्या होता है? दो वन डायमेंशन मोशन का कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे r क्या है? x और y डायरेक्शन में। तो अगर हमें x का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये हो जाएगा vx माइनस v नॉट स्क्वायर और x में। और ऐसे ही y डायरेक्शन में देखेंगे तो y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू
वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इनकी इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन में, टू डायमेंशनल मोशन में। तो जो इक्वेशन हमने वहाँ पे डिराइव की थी ग्राफिकल मेथड से या इंटीग्रल वाले मेथड से, इंटीग्रेशन वाले मेथड से, उनको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरह से जब उनकी क्वेश्चंस में हमें रिक्वायरमेंट आएगी। इज दैट क्लियर? तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के। 6 न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके थे, अब उसके बाद के हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक टॉपिक बचेगा फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अभी हमने 3 फार्मूले देखे, उन फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो हम फार्मूले लिखेंगे वो हमेशा हम या तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, एस के टर्म्स में लिखेंगे, तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u नॉट वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये x डायरेक्शन में है तो ये ax आ जाएगा और ये v नॉट x आ जाएगा। ऐसे ही y माइनस वाई नॉट क्या आ जाएगा, v नॉट वाई टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? जो इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी मैंने उनको 2 को कंबाइन कर दिया था, आपको उसको कंबाइन नहीं करना है अपने एग्जाम के अंदर या कॉपी के अंदर। अब देखते हैं हम 4.7 क्वेश्चन। गिवन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। 4.7 यानी जो 7 क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, इसका सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन से इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला स्टेटमेंट, ए बी सी डी मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर। ए बी सी डी नल वेक्टर्स होने चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर 0 हो, बी भी 0 हो और सी भी 0 और जी भी 0। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि नल वेक्टर्स को ऐड करें तो नल वेक्टर आए, या फिर नल वेक्टर्स को ऐड करने से ही सिर्फ नल वेक्टर्स आए। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डी, ये पॉसिबल है। क्या कहा है इसमें कि ए प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, बी प्लस डी के। तो जब इनका मैग्नीट्यूड इस तरह से इक्वल होगा तो हो सकता है इनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इनका सम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नल वेक्टर के 0 के। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी सी डी। जो ए का मैग्नीट्यूड है वो कभी भी बी प्लस सी प्लस डी के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आंसर 0 नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? इसमें पहले कह दिया कि नहीं होगा, तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। बी प्लस सी सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए। अगर वेक्टर्स का प्लेन अलग अलग होगा, अगर वेक्टर्स का प्लेन क्या होगा, अलग अलग होगा, तो हम उनको आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये इन दोनों वेक्टर्स का सम ए और डी वेक्टर्स वाले प्लेन में ही होना चाहिए ताकि हम इनको इजीली आइडिया सब्ट्रैक्ट कर सकें। इज दैट क्लियर? नाउ 4.8 क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी क्या है, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, बाकी क्या है, सही है। 4.8, 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर। 3 गर्ल्स हैं, एक गर्ल इस तरह से जा रही है P पॉइंट से Q पॉइंट तक, दूसरी गर्ल इस तरह से घूम के जा रही है, और जो थर्ड गर्ल है वो इस तरह से फिर इस तरह से जाके फिर ऐसे आ रही है। तो एक गर्ल तो ये है जो इस रास्ते से जा रही है, एक गर्ल भी इस रास्ते से जा रही है और एक गर्ल सी इस रास्ते से जा रही है। तीनों P से Q तक गए। स्केटिंग आपको पता है, आइस के ऊपर हम लोग स्केटिंग कर सकते हैं। तो 3 गर्ल्स इस तरह से स्केटिंग करते हुए P पॉइंट से Q पॉइंट पे जा रही है। एक गर्ल का रास्ता ये है, B का रास्ता ये है और C का रास्ता इस तरह से है। तो क्या कहा है इसमें, ऑन आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर। जो इसकी रेडियस है, जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, 200 मीटर है। व्हाट इज फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीचेस Q ऑफ द अपोजिट डिफरेंट पाथ एज शोन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच। सबके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
तो इनिशियल पॉइंट सभी का ये था और फाइनल पॉइंट सभी का ये था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? पी क्यू कितना होगा? 400 मीटर। ये क्या है? इसका डायामीटर, तो इसी के क्या होगा? ये इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? फिर इसमें क्या पूछा है? फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट? कौन सी गर्ल के लिए इतना ही डिस्टेंस भी कवर हुआ है? कौन सी के लिए हुआ है? सिर्फ बी के लिए, क्योंकि बी डायमेट्रिकली अपोजिट जा रही है। तो बी क्यू का जो डिस्टेंस है, जो बी का डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल है? वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो सिर्फ बी गर्ल ऐसी है जो सीधी सीधी जा रही है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? उतना ही जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पी से क्यू तक जाने में। फिर क्वेश्चन नंबर 4.9 क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है? A cyclist starts from, एक cyclist start from the center O of a circular path of radius 1 किलोमीटर। ये एक सर्कुलर पाथ है, साइक्लिस्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है O से, फिर इस पॉइंट पे जा रहा है P पॉइंट पर। Starts O of the circular path of radius 1 किलोमीटर and reaches the edge P। इसकी रेडियस कितनी है? 1 किलोमीटर, और P पॉइंट पे वो पहुंच गया of the path। Then cycles along the circumference and returns to the center along QO। फिर वो इस तरह से साइकिलिंग करता हुआ इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा। कौन से के ऊपर? Q। और फिर Q से वापस कहाँ आ गया? O पॉइंट के ऊपर, यानी इधर से इधर गया, फिर यहाँ से वापस इसी पॉइंट पे वो आ गया। Shown in the diagram, if the round trip takes 10 minutes, इसमें टाइम कितना लगा? 10 मिनट। कितना टाइम लगा? 10 मिनट। तो क्या पूछा है इसमें? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो वो O से स्टार्ट हुआ और वापस O पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। फिर इसमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। फिर इसमें पूछा एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। स्पीड, तो स्पीड क्या होता है? टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें स्पीड कितनी आएगी वो हम देखते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू टोटल पाथ या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल पाथ किसका इक्वल है? ये इक्वल है OP प्लस PQ प्लस QOP, और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको? 10 मिनट। मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो OP और QO ये तो किसके इक्वल है? 1 के, और जो PQ है वो क्या है? 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। वो क्या है? 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r, इसका 1/4 प्लस 1 अपॉन 10, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 + 1 2 प्लस पाई अपॉन 2 अपॉन 10 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1.57 इंटू 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी किसमें? किलोमीटर पर आवर में। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या गिवन है और क्या पूछा है, ये सबसे पहले हमें मार्क करना है। अगर हम उसको ढंग से मार्क कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4.10। क्वेश्चन नंबर 4.10 क्या गिवन है इसमें? On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर। एक ओपन ग्राउंड है, उस पर एक मोटरिस्ट क्या होते हैं? जो मोटरसाइकिल को चलाते हैं। फॉलोज अ ट्रैक, वो एक ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट पे क्या हो रहा है? टर्न हो रहा है। टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। देखो 500 मीटर गया, फिर लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया,
फिर लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया, फिर लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया, फिर लेफ्ट की तरफ, और फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। हर बार एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री। तो इस तरह से वो टर्न कर रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री, हमेशा अपने लेफ्ट में। इधर टर्न कर रहा है वो 60 डिग्री, हमेशा अपने लेफ्ट में। तो वो इस तरह से टर्न करता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा। इज दैट क्लियर? वो टर्न करता हुआ कहाँ पहुँच रहा है? इन सभी पॉइंट्स के ऊपर। सिंपल सा एग्जांपल है, 60 डिग्री एक बार टर्न करेगा तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना घूमेगा? कंप्लीट एंगल। तो ये कंप्लीट एंगल इस तरह से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्लियर है सबको? फिर क्या कहा है इसमें कि कितने मीटर के बाद घूम रहा है वो? 500 मीटर के बाद। कितने मीटर के बाद घूम रहा है? 500 मीटर। हर 500 मीटर के बाद वो अपने लेफ्ट पे 60 डिग्री घूम रहा है, हर 500 मीटर के बाद। तो इसका ये सेंटर होगा। तो इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये डायग्राम बन रहा है रेगुलर हेक्सागन का। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है। वो कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो रेगुलर हेक्सागन का डायग्राम बन रहा है और हर एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो अब हमें इसमें क्या पूछा है? इसमें हमसे पूछा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न। मान लेते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, लेट दिस बी ए, फिर वो बी पे गया, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, और वापस कहाँ आ गया? ए पे आ गया। स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न, फिर क्या पूछा है इसने? स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड द 8th टर्न। थर्ड टर्न के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो थर्ड टर्न, पहला यहाँ पे गया, एक टर्न, दूसरा टर्न और तीसरा टर्न। तो थर्ड टर्न के बाद वो यहाँ पे पहुँच जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो हमसे क्या पूछा है? एक तो AD पूछा है। क्या पूछा है? AD। फिर सिक्स्थ टर्न, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्न के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा वापस सिक्स्थ टर्न पे। यहाँ पे कौन से टर्न पे आया? थर्ड पे, अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो। और फिर क्या है? और फिर बोला है इसने 8th टर्न। तो सिक्स्थ टर्न यहाँ तक हो गया, 7th यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे। अब वो 8th टर्न पे यहाँ पे आ गया। ठीक है? तो 8th टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। इज दैट क्लियर? 8th टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। नाउ compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case। हर केस के अंदर हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और पाथ ट्रेवल। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड टर्न की। कौन से टर्न की? थर्ड टर्न। थर्ड टर्न के बाद वो कहाँ पे पहुंचेगा? इस पॉइंट के ऊपर। तो डिस्टेंस या पाथ ट्रेवल, डिस्टेंस या पाथ ट्रेवल वो किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? AD के। बट AD किसके इक्वल होगा इस केस में? AB प्लस BC प्लस CD। तो ये कितना हो जाएगा? 500 प्लस 500 प्लस 500। तो ये कितना आ जाएगा? 1500 मीटर। यानी कितना पाथ उसने ट्रेवल किया? 1500 मीटर्स। फिर हम बात करते हैं थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? थर्ड टर्न पे क्या कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ये डॉटेड लाइन। तो ये डॉटेड लाइन किसके इक्वल होती है रेगुलर हेक्सागन में? 1000 मीटर्स। 500 ये इसके पैरेलल है, और 500 ये इसके पैरेलल है। तो 500 और 500 कितने हो गए? 1000 मीटर। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ टर्न पे। तो सिक्स्थ टर्न पे कितना घूमेगा वो देखो? 500, 500, 500, 500, 500 और 500। तो वापस ए पॉइंट पे आने पे उसको कितना डिस्टेंस, कितना पाथ ट्रेवल करेगा वो? 6 × 500। तो कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। इज दैट क्लियर? फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसने ए से स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया? ए से। ए से स्टार्ट करने के बाद वो जब 6 बार घूमा तो वापस कहाँ पहुँच गया? ए पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो क्या होता है? टोटल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो उसने ए से स्टार्ट किया और घूमकर वापस कहाँ पहुँच गया? ए पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0।
8th टन, 8th टन। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 8 × 500। ये तो क्या हो गया उसका डिस्टेंस ट्रेवल, कितना आ गया? 4000 मीटर। ये तो क्लियर है सबको? कितना आ गया ये? 4000 मीटर्स। पाथ, ये तो क्या आ गया? पाथ कि उसने कितना रास्ता ट्रेवल किया। अब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों एंगल्स हैं, हम A से B पे जा रहे हैं, B से C पे, तो यहाँ से यहाँ पर, तो ये क्लोजिंग फैक्टर क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर रिजल्टेंट का? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद है? हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैथमेटिकल फॉर्मेट। तो AC इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB BC कॉस थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन का हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो AC की वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्मूले से। AB कितना है? 500, तो 500 का स्क्वायर। BC भी कितना है? 500 प्लस 2 × 500 इंटू 500 इंटू कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 500 का होल स्क्वायर, तो √3 इंटू 500। √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 500, तो ये आ जाएगा जो भी आएगा, या फिर इसको यहीं छोड़ दो, 500 √3 मीटर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? AC की। ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब हमने यहाँ पे थीटा तो निकाल लिया, बट इस रिजल्टेंट का कितना एंगल बनेगा? हमने मान लिया कितना है? बीटा। तो इस बीटा को निकालने के लिए जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन शो करने के लिए फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देते हैं। तो वो क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें? BC sin थीटा अपॉन AB प्लस BC cos थीटा। इसमें हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास tan बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ही क्लियर है ना? क्या किया हमने इसमें? क्योंकि वो हर एक 60 डिग्री के बाद घूम रहा था, तो हम 60 डिग्री के बाद घूमते चले गए। जब हम 6 बार घूमेंगे तो हम वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, हमारे इनिशियल पॉइंट के ऊपर। तो जैसे हम इनिशियल पॉइंट पे पहुंचे तो इन्होंने 3 बार हमसे क्वेश्चन किया। क्या? एक बार जब आपने 3 चक्कर लगाए तो आप यहाँ पे थे, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। फिर जब आपने 6 चक्कर लगा दिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। और जब आपने 8 बार आप घूम गए, 8 बार आपने टर्न ले लिया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। पहले 3rd, फिर 6th और फिर 8th। क्लियर है सभी को? अब एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.11। कौन सा क्वेश्चन है? 4.11। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन, एक पैसेंजर नए टाउन में जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो आपके लिए कोई शहर नया है। टाउन विशेस टू गो फ्रॉम स्टेशन टू अ होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर्स अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन। स्टेशन से उसको होटल जाना था। कहाँ जाना था? होटल। इनके बीच में डिस्टेंस हम कितना था? 10 किलोमीटर था। कितना था? 10 किलोमीटर। क्या हुआ था? 10 किलोमीटर अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन अ डिसऑनेस्ट कैबमैन। जैसे आपको पता है, आप मान लीजिए आप किसी शहर के बारे में जानते नहीं हैं, तो हो सकता है आप किसी शहर में पहली बार जाएं तो वहाँ का जो कैब ड्राइवर है या जो रिक्शा ड्राइवर है वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करें। तो सेम थिंग इनके साथ हुई। क्या हुआ? एक डिसऑनेस्ट कैबमैन था, एक बेईमान टैक्सी ड्राइवर था। टेक्स हिम अलॉन्ग अ सर्क्यूटियस पाथ 23 मीटर लॉन्ग। तो वो उसने क्या किया कि उसने स्टेशन से होटल वो उसको घूमता घुमाता लेके गया।
और कितना डिस्टेंस में ट्रेवल किया, 23 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 23 किलोमीटर। इन एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट्स। और कितने टाइम में उसको होटल पहुंचाया, 28 मिनट्स में। क्वेश्चन क्लियर है? सीधा सीधा अगर वो लेके जाता ड्राइवर कैब का, तो वो 10 किलोमीटर का होटल था, तो वो सीधी सीधी रोड पकड़ता, सीधा उसको होटल छोड़ देता। बट उसने देखा कि ये नया पर्सन है, इसको नहीं पता ये होटल कहाँ पे है, तो उसने क्या किया, उसको इस तरह से घुमा फिरा के होटल छोड़ा। और उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 23 किलोमीटर्स। कितने मिनट में, 28 मिनट्स में। क्लियर है सबको? फिर हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। क्या पूछा है हमसे, एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। और फिर पूछा है क्या ये दोनों इक्वल थे, क्या ये दोनों इक्वल थे। तो हमसे ये पूछा है इन्होंने। तो पहली बात, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये दोनों चीजें होंगी। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो वही होगा जो उसने कवर किया। कितना कवर किया उसने डिस्टेंस, 23 किलोमीटर। तो 23 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल किया, 28 मिनट्स में। मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 28 इंटू 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो भी आंसर आएगा। बट इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है स्टेशन और होटल के बीच में, 10 किलोमीटर। तो 10, उसको भी कितना टाइम लगता है, 28 इंटू 60। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। ये इक्वल कब होती, जब वो कैब ड्राइवर स्टेशन से होटल सीधे सीधे रास्ते से लेके जाता, घुमा फिरा कर नहीं लेके जाता उसको होटल। बट उसने भी क्या किया, वो बेईमान था, डिसऑनेस्ट था, तो उसने क्या किया, अपना पैसा कमाने के लिए वो सिर्फ उसने एक लंबा पाथ चूज किया और फिर उनको कहाँ छोड़ा, होटल छोड़ा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के, जैसे आज हमने किए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।